आदरणीय अशोक जी और सभागार में बैठे विद्वजन, जब ये विषय मेरे समक्ष आया तो एक बाइनरी जैसी लगी कि एक ओर आग दूसरी ओर पानी। पद्मावत को देखें तो एक ओर युद्ध दूसरी ओर प्रेम का महाकाव्य, और ये बाइनरी आगे भी दिखती है। परंपरागत आलोचक कामसाही, मध्यकालीन सूफी सांप्रदायिक धुंध बनाम विशुद्ध प्रेम की कविता। हम लोगों को जो पढ़ाया जाता था पद्मावत को जिस तरह से अध्यापक कहते हैं, एक लौकिक अर्थ, एक आध्यात्मिक अर्थ दोनों। वैसी को सूफी संप्रदाय के कवि से खींच कर विशुद्ध प्रेम के कवि के रूप में रेखांकित करते हैं साईं। आचार्य शुक्ल ने सूर तुलसी जैसी की त्रिवेणी बनाई थी, किंतु उन्हें मध्यकालीन भक्ति काव्य के खांचे में आचार्य शुक्ल ने कबीर को छोड़ा, साईं ने भी कबीर को छोड़ा। कविता में कबीर की याद है, कबीर का साहस भी है, मगर शायद साईं समझते हैं कि आलोचना में सिर्फ ध्वंस नहीं प्रतिस्थापन भी चाहिए, इसलिए उनके कैनन में जैसी आते हैं। विजय नारायण साईं गंभीर और महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। उनकी आलोचना में प्रखर बौद्धिकता, सामाजिकता और संवाद धर्मिता निहित है। उनके लिए आलोचना नितांत बौद्धिक कर्म नहीं बल्कि सामाजिक कर्म भी। समाज से कटकर न कोई सृजन संभव है और न आलोचना। उनका मानना है कि मनुष्य की हर परिभाषा मूलतः सहज मनुष्य की परिभाषा है, चाहे हम मनुष्य की उस परिभाषा को कितना भी विकृत या अयथार्थ क्यों न समझे। अगर वह सहज मनुष्य की न हुई तो उसे परिभाषा कहना ही व्यर्थ। शाही समाज चिंता में लोहिया के दर्शन से अनुप्राणित है। हिंदू मुस्लिम दो संस्कृतियों को समझने की उनकी कोशिशें धर्मनिरपेक्षता की खोज तक पहुंचती। फिरदौसी, कबीर, जयसी, कालिदास और प्रेमचंद को पढ़ते हुए वे धर्मनिरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और उसके पड़ोस में दृष्टि तक पहुंचते हैं। धर्मनिरपेक्षता उनके लिए बड़ा मूल्य है। आज जब धर्मनिरपेक्षता खुद संकटग्रस्त है, शाही का यह प्रतिमान हमारे समय का प्रतिमान बन जाता है। शाही का मानना है कि हिंदुस्तान में धर्मांध और धर्मनिरपेक्ष तत्वों की उधेड़बुन पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। एक प्रक्रिया तो खास तौर पर हिंदू मुस्लिम रिश्तों को लेकर चलती है, जिसमें टकराव भी है और समझौता भी, विभाजन भी है, समन्वय भी। इसकी जड़ें हमारे मध्यकाल में है। मध्यकाल में इन दोनों संस्कृतियों की जड़ों की खोज में ही वे जैसी से पहुंचते हैं। धर्मनिरपेक्षता की खोज में हिंदी साहित्य और मध्यकालीन कवि जैसी का आधुनिक कवि के रूप में आविष्कार जैसी आलोचना दृष्टि की सृष्टि हमारे मौजूदा समय, समाज और देश के लिए शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक। आज जिस तरह हमारे वर्तमान का मुंह अतीत की ओर मोड़ा जा रहा है, अतीत को बिना जांचे परखे महिमामंडित करते जा रहे हैं, जबकि अतीत की हर चीज मनुष्य और समाज की स्मृति नहीं होती। साई बार बार याद आते हैं। उन्हीं के शब्द हैं, मेरी स्मृति अतीत नहीं है, मेरी स्मृति वर्तमान का क्षण। जैसी ऐसे कवि हैं जिनके सामने हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं। अपने युग में जैसी ने जो बौद्धिक उन्मेष खोज निकाला था वह अनोखा था। शाही ने जैसी के संदर्भ में जिस आधुनिकता की बात की है, ये आधुनिकता क्या है? शाही जिस समन्वय की बात कर रहे थे उसमें यह स्वीकार तो था ही कि आधुनिक भारतीय समाज किसी एक धर्म से परिचालित नहीं हो सकता। शाही मध्यकालीन दायरे से बाहर आकर जैसी के कवि की पहचान करना चाहते हैं। वे बार बार जैसी को अन्य भक्त कवियों से अलगाते हुए जोर देकर कहते हैं कि जैसी कवि हैं और कुछ नहीं। इसीलिए वे जैसी को सूफी संप्रदाय से मुक्त रूप में देखने का आग्रह करते हैं। कवि स्वयंभू है, उसे किसी ईश्वर की जरूरत नहीं। उनकी चिंता का मुख्य ध्येय मनुष्य है। जैसी अपने पाठक से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि आपका अध्यात्म, आपका ईश्वर चाहे जैसा भी हो, आपकी आंखों में आंसू आने की क्षमता शेष है अथवा नहीं। शाही के अनुसार इसी मनुष्य का चित्रण जैसी को आधुनिक बनाता है। यही उनकी बौद्धिक सघनता है, विचारधारा मुक्तता है।
शाही की नजर में जायसी को लेकर दो प्रमुख स्थापनाएं हैं जो उन्हें भारतीय आधुनिकता की परंपरा से जोड़ती हैं। पहली अवधारणा धर्मनिरपेक्षता की है। दूसरी अवधारणा यह कि जायसी विशुद्ध सौंदर्य के विलक्षण कवि हैं। शाही की दृष्टि में यह दोनों अवधारणाएं उन्हें आधुनिक बनाती हैं। जायसी के प्रसंग में उनका एक कथन है, कोट, जैसी ने लिखा चाहे 16वीं शताब्दी में, लेकिन उनकी सृजनशीलता एक गहरे अर्थ में आधुनिक, अनकोट। नई कविता के दौर में नई कविता को परिभाषित करने में नया समाज यानी आजादी के बाद बदलते भारत की परिप्रेक्ष्य में वो आधुनिकता को केंद्रीयता देते हैं। उनकी आधुनिकता पश्चिम के अंधानुकरण से आई हुई आधुनिकता नहीं, बल्कि भारत की अपनी आधुनिकता है। यह भारतीय आधुनिकता है जिसे देशज आधुनिकता कहा जाता है। आप देखेंगे कि यह वही स्थापना है जिस पर हमारे समय के महत्वपूर्ण आलोचक आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल भी पदमावत पर विचार करते हुए वहीं पहुंचते हैं इस पर 50 साल पहले शाही जिस निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे। जैसे ही वो शाही हिंदी का पहला विधिवत कवि तो मानते ही, उन्हें आत्मसजग कवि भी मानते हैं। शाही कहते हैं कि जैसी केवल कवि नहीं है, वे आत्मसजग। उन्हें कवि का गुणी होने की उन्हें पूरा भरोसा, बल्कि उन्हें कवि और गुणी होने का जिक्र पद्मावत में जैसी ने आरंभ, मध्य और अंत में बार बार किया है। शाही जैसी के बारे में दहाड़ती हुई चुप्पी की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी तक जैसी का कोई जिक्र नहीं मिलता, हालांकि उमाशंकर जी ने अभी संशोधन किया है। शाही का मानना है कि जैसी एक आत्मसजग, आत्मविश्वासी, साथी अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। जैसी की अनुभूति में वो गहराई थी जिससे सृजनशीलता और मनुष्यता का संबंध बनता है। शाही ने पद्मावत के आधार पर बार बार जैसी को कवि मानने का ही सुझाव रखा, क्योंकि जैसी और पद्मावत को सूफी घेरे में रखने से न तो जैसी का मूल्यांकन हो पाता है और न ही पद्मावत का, और न वह सांस्कृतिक सामाजिक रूप ही उभर पाता है जो कि जैसी का विपरीत था। वे रामचंद्र शुक्ल से पूर्व के साहित्य जगत में कवि के नाम पर जैसी को भुला दिए जाने की चर्चा करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जवाब देते हुए शाही कृति पद्मावत पर लदे विचारधारा के बोझ सूफीवाद की चर्चा करते हैं। उनके मुताबिक रचना के बाहर की विचारधारा रचना को नुकसान ही पहुंचाती है। उन्होंने लिखा है, कोट है, तसव्वुफ से अलग हटकर जैसी पर विचार करना संभव हो गया। इस गलतफहमी के कारण न सिर्फ जैसी का वास्तविक कवि व्यक्तित्व, उनकी रचनात्मक प्रतिभा और एक हद तक उनकी अद्वितीय मौलिकता पर पर्दा पड़ गया, बल्कि वे दोहरे अन्याय निरपेक्षा के शिकार भी हुए। शाही ने लिखा है कि, कोट है, कि जैसी ने लिखा चाहे मध्यकाल में हो, लेकिन वस्तुतः वे 20वीं शताब्दी के कवि हैं, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उठाकर तुलसीदास के कबर में खड़ा कर दिया। युद्ध, हिंसा, शक्तिमत, श्रीमंती सत्ता की विशेषताएं हैं। इनका विकल्प है प्रेम। संपूर्ण भक्ति साहित्य इस प्रेम की महिमा का बखान करता है। वह जितना इस्लाम को बदलता है, उससे अधिक भारतीय संस्कृति को किसी महासंवाद के लिए न्योता देता है। इसका संबंध उस भारतीयता के बोध से है जो अपनी मूल प्रकृति में बहुलता, प्रजातांत्रिक और वैश्विक। तत्कालीन भारतीय समाज का निर्णायक प्रश्न था दो संस्कृतियों का संघर्ष और सामंजस्य। जैसी प्रेम के कवि हैं, मोहम्मद कवि जो प्रेम का, इसलिए उसकी कविता सुनने वाले को प्रेम की पीर ही मिलती है। सुना जो प्रेम पीर का गावा। लेकिन इस प्रेम की उपलब्धि के मार्ग का एक माध्यम युद्ध। यह हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। मुसलमान जैसे भी थे, लेकिन यहाँ शासकों के लिए तुर्क कहा गया है जिन्होंने प्रेम का मर्म नहीं समझा। इस रूप में यहाँ हिंदी और तुर्क के साथ लोक जीवन और शासक संस्कृति का फर्क भी है। शाही ने जैसी में इसका उल्लेख किया कि पद्मावत केवल प्रेम का नहीं, युद्ध का भी ग्रंथ है। संघर्ष, युद्ध और आतंक, यह जैसी के समय का यथार्थ। पद्मावत में जितना प्रेम है उतना ही युद्ध, जितना मन के भीतर दिखता हुआ सिंगल लोक है उतना ही टूटे हुए दुर्गों की धूल उड़ाती हुई वीरानगी है। जितना अपने हाथ से सिर उतार कर जमीन पर रख देने की तड़प, उतना ही वैभव का प्रदर्शन है, सत है, साका है। जैसी अपने समय से मुंह नहीं छिपाते। दिल्ली और शेष भारतीय समाज के बीच जो खाई है, उस खाई को युद्धों के माध्यम से आतंक के रास्ते से काटने की जो कोशिश है, पद्मावत उसी का गवाह है और प्रतिकार भी। जहां इतिहास आंतरिकता के अभाव में वीराने में सुल्तान खड़े करता हो, वहां बिना पौराणिकता का आश्रय लिए काल और कालातीत, इतिहास और इतिहासातीत को कैसे जोड़ा जाए, यही समस्या जैसी को वह ट्रेजिक विजन प्रदान करती है जिसे शाही विषाद दृष्टि कहते हैं। तीसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में उन्होंने कविता के 25 शील बताए हैं।
उनमें से एक है, कविता के क्षेत्र में केवल एक आर्य सत्य है, दुख है। शेष तीन राजनीति के अंतर्गत आते हैं। इसे भवभूति याद आते हैं। एको रसः करुण एव। कविता के क्षेत्र में इस अकेले आर्य सत्य को मानकर शाही हिंदी के पहले विधिवत कवि जयसी को डिस्कवर करते हुए इसी आधार पर परखते हैं और यहाँ पहुंचकर उसे विषाद दृष्टि जैसे आलोचकीय पदबंध में परिवर्तित कर देते हैं। शाही ने जयसी को सूफीवाद के घेरे से निकालने का इसीलिए भरपूर प्रयास किया। कोई कवि कम से कम अपनी कविता को समझने के लिए अपनी तरफ से कोई दृष्टि नहीं देता है। किसी कविता को समझने के लिए जो दृष्टि विकसित की जाती है वह किसी टीकाकार अथवा आलोचक द्वारा ही विकसित की जाती है। इस स्थिति के लिए शाही ने दो रास्ते सुझाए हैं। उन्होंने लिखा, या तो जयसी को सतर्क कवि मानकर पूरी कथा को इस तरह पढ़ा जाए कि समूचे कृतित्व की एकता खंडित न हो और यत्र तत्र बिखरे हुए तसव्वुफ की झलकियों को अंशी न मानकर अंश ही माना जाए, या यह समझा जाए कि जयसी का मूल तथ्य सूफीवाद है, लेकिन कविता लिखते समय वे बह गए और जो करने चले थे न कर सके। दरअसल भक्तिवाद को आधार बनाकर मध्यकाल की व्याख्या करने का नुकसान यह होता है कि उस दौर का साहित्य साहित्य के रूप में हाशिए पर धकेल दिया जाता है। कृति की मूल संरचना उस भक्तिवादी अर्थ को पुष्ट करती है या नहीं, यह बात विवेचनीय नहीं रह जाती। भक्तिवाद के इस आरोपण को हटाए बिना मुमकिन नहीं कि कृतियां अपने तौर पर बोलना आरंभ कर सकें। मध्यकालीन कवियों की स्त्री के प्रति जो धारणा है वह प्राय अच्छी नहीं। पद्मावत में भी स्त्री को मूर्ख कहा गया और हरिणी की बात पर चलने वाले पुरुषों को मूर्ख। नागमती जब रत्नसेन के साथ जाने की आकांक्षा व्यक्त करती है तो रत्नसेन उसे बुरी तरह डांट देता है, तुम तिरिया मतहीन तुम्हारी, मूर्ख तो जो मते घर नारी। जयसी के समय को देखें तो यह काल स्त्री की विवशता को समझकर भी पराधीनता का घोर समर्थन करता है। सूफी कवियों ने तत्कालीन समाज की स्त्रियों के यथार्थ चित्रों को अपने साहित्य में उतारने की कोशिश भी की। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री को बालपन से ही स्त्रीयोचित व्यवहार समझाए जाते हैं और उन वैसा ही व्यवहार करने को बाध्य किया जाता है। पितृसत्ता में घिरी पद्मावती रानी से साधारण स्त्री के रूप में आ जाती है। नित्यानंद तिवारी ने नागमती सुबह खंड के बहाने मध्यकालीन स्त्री के जीवन में काम और अध्यात्म दोनों के डर की पहचान के लिए सही जगह उंगली रखी। जुआ हारी समझी मन रानी, सुआ दीन राजा कहे आनी। तिवारी जी नागमती के कथन का अर्थान्वय करते हुए कहते हैं, कोट है, जो और अंत में उनकी उसकी चुभती हुई एक टिप्पणी है, यह जो दार्शनिकीकरण है उसके पीछे मरम में चीन्हा का व्यंग धधकता रहता है, यानी तुम महान तुम नीच। आप देख सकते हैं कि चित्ररेखा में भी जयसी पद्मावत की तरह आग में जल जाने का ही दृश्य रखते हैं। चित्ररेखा सिंदूर निकाल कर सिंदूर लगाकर आ खड़ी हुई, आंचल में बंधी गांठ को हृदय से लगाकर उसने कहा, कोट है, प्रीतम ने यह बंधन देकर मेरा सम्मान किया है, अब इसी बंधन को लेकर मैं स्वर्ग जाऊंगी। हे प्रिय, यद्यपि तुमने मुझे इस प्रकार विसार दिया, किंतु मैं नारी हूँ, मैं स्वयं को जलाकर तुमसे मिलूंगी। यहाँ साथ न हुआ तो कोई बात नहीं, वहां तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाही के शब्दों में एक पद्मावती वह कोट है, एक पद्मावती वह है जिसके नक्शे का वर्णन हीरामन करता है। एक पद्मावती वह है बाग में प्रथम दर्शन के साथ रत्नसेन को देखकर रत्नसेन को बेहोश देखकर उसकी छाती पर लिखती है, बुद्धू एक जलवे में टें बोल गया। ऐसे कहीं पद्मावती को पाया जाता है। एक पद्मावती वह है जो सुबह माँ के सामने सिकुड़ी कुमलाई सुहागिन बिटिया बनकर बैठी है और माँ उसके बालों को चूमती है और न्यौछावर फेरती है। एक पद्मावती वह है जो राघव चेतन को कुपित होकर जाता देख व्यवहार बुद्धि से झरोके से कंगन फेंकती है। जब राघव चेतन उसकी एक झलक देखकर मूर्छित हो जाता है तो हंसकर बोलती है, कमबख्त जिसे देखो वही मुझे देखकर मरा मरा फिरता है। ये शाही कह रहे हैं, ये शाही का वक्तव्य है। एक पद्मावती वह है जो सौत से लड़ने के लिए पहले तो चतुर कवियों की भांति श्लेष भरी गालियां देती है और फिर गर्दनियां देकर बुझ जाती है। एक पद्मावती वह है जो चंचल लड़की की तरह महल में आए हुए सुल्तान को देखने का लोभ नहीं छोड़ पाती और अपनी विपत्ति खुद बुलाती है। एक पद्मावती वह है जो गुस्से में भरकर देवपाल की कुटनी की नाक कान कटवा कर उसे बाहर निकलवा देती है। एक और पद्मावती है जो सधी हुई गरिमा के साथ अभावग्रस्त राजमहिषी की भांति रूठे हुए गोरा बादल को मनाने जाती है। और एक आखिरी पद्मावती वह भी है जो रत्नसेन की चिता के चारों ओर भंवर देकर रत्नसेन का आलिंगन करके चिता पर लेट जाती है, जलकर राख हो जाती है, लेकिन उसके शरीर से एक मरोड़ भी पैदा नहीं होती। जैसी
तो ये शाही कहते हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष जायसी की स्त्री विषयक दृष्टि की सीमाओं को जानते हैं शाही, मगर उनके खोजे हुए जायसी की महानता पर कहीं कोई दाग न लग जाए, इसलिए उन स्त्री प्रश्नों को भी अपार्थिवता के साथ तिरोहित कर देते हैं। सूफीवाद बनाम मानवीय अनुभूति वाले सवाल को शाही विचारधारा बनाम साहित्य के रूप में भी परिभाषित करते हैं। शाही का मानना है वो साहित्य में किसी विचारधारा या दार्शनिक सिद्धांत का वहन करना एक बात है और अपने युग की संपूर्ण चिंतनशीलता में उलझी हुई अनुभूति को आत्मसात करना दूसरी बात है। यह आत्मस्थ चिंतनशीलता गंभीर साहित्य को एक बौद्धिक सघनता प्रदान करती है। हम जानते हैं कि विचारों की तरह विचारधाराएं भी अलग अलग होती हैं। वे विचार करने की व्यवस्था प्रतिपादित करती हैं और जैसा कि शायद अशोक जी ने भी कहा है कि वे निरे विचार की संभावित अराजकता को संयमित करने की कोशिश भी करती हैं। वे सामाजिक आचरण और अभिव्यक्ति का नियमन भी करती हैं। विचारधारा कलाकार के लिए जीवन और जगत की व्याख्या का औजार है। विभिन्न विचारधाराओं के आधार पर दार्शनिक और साहित्यकार जीवन और जगत की अलग अलग व्याख्या करते हैं। लेखक इसमें नवीन अर्थ भरते हुए उसे नया रूप और विकास प्रदान करता है। कोई सार्थक लेखन ऐसा नहीं होता जिसके पास जीवन और जगत की व्याख्या करने वाली कोई सामाजिक कसौटी और विचारधारा न हो। शाही वैचारिक प्रतिबद्धता के बरक्स बौद्धिक सघनता को खड़ा करते हैं। बौद्धिक सघनता को परिभाषित करते हुए शाही कहते हैं, कोट है, अप्रस्तुत अर्थ के समाहित हो जाने से प्रसंगगत अर्थ में तीव्रता, वैचारिक तरंगाकुलता और भावों के संश्लेष का समायोजन होता है। यही है वह विस्तृत होती हुई झंकार जिसे हम बौद्धिक सघनता कह सकते हैं। वहीं विचारधारात्मक प्रतिबद्धता के बारे में शाही कहते हैं कि जब अप्रस्तुत आध्यात्मिक अर्थ प्रधान हो जाएगा और कथा का ठोस भावात्मक संदर्भ गौण हो जाएगा, यह होगी विचारधारात्मक प्रतिबद्धता। स्पष्ट है कि यह विचारधारा मुक्तता शाही का बहुत विवादास्पद प्रतिमान है। शाही ने काफी परिश्रम यह सिद्ध करने में लगाया है कि जैसे कवि थे, सूफी नहीं। मानो सूफी होने और कवि होने में अपरिहार्य विरोध। शाही के लिए सूफी एक मतवाद है और मतवाद का संबंध विचारधारा से है, इसलिए उनके दृष्टिकोण से किसी सच्चे कवि में विचारधारा का प्रवेश नहीं हो सकता। राजनीति में भी विचारधारात्मक आग्रहों की सक्रिय भूमिका होती है। इस भूमिका के निर्वाह करने के उदाहरण हम खुद शाही के जीवन में देख सकते हैं। लेकिन एक चिंतक साहित्यकार की हैसियत से शाही अपने युग को आंदोलित प्रेरित करने वाली विचारधारा या दार्शनिक सिद्धांत को वहन किए जाने के मुकाबले अपने युग की संपूर्ण चिंतनशीलता में उलझी हुई अनुभूति को आत्मसात करना अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। राजनीति और साहित्य की भूमिका का फर्क भली प्रकार शाही से समझा जा सकता है कि शाही की सलाह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। खुद शाही ने एक बार आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब सृजनात्मक राजनीति चलती है तब आप समाज की बहुत दुखती हुई रगों को करना चाहते हैं। जाहिर है कि राजनीति में सृजनात्मकता की संभावना शाही खुद भी देखते हैं, तो फिर अपने युग की संपूर्ण चिंतनशीलता में उलझी हुई अनुभूति को आत्मसात करने और विचारधारा को वहन करने में विरोध कहाँ रह जाता है। एक बात उन्होंने बहुत पहले अपनी डायरी में स्वीकार की थी जो पूर्वाग्रह में प्रकाशित हुआ था। उनका कोट है, उदाहरण यह है कि न जाने क्यों सिद्धांतों का निष्पक्ष निर्लिप्त प्रतिपादन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे उस आदमी की ईमानदारी में संदेह होता है जो किसी सिद्धांत का समर्थक होने के बाद भी उसके लिए प्राणपण से पागल नहीं होता। और रचना में राजनीति को वह वर्जित करते हैं। दूसरी ओर उन्होंने छायावाद तक में राजनीतिक चेतना को उचित श्रेय दिया है। अभिव्यक्ति के सृजनात्मक होने के लिए जो अनेक तत्व अपेक्षित होते हैं, उनके अंतर्भाव के साथ अगर वह राजनीति भी है तो शाही उसे अधिक संभावनाशील मानते हैं। छायावाद के प्रसंग में उनकी अपनी स्थापना है कि छायावाद की हर रचना एक ही साथ नैतिक भी है, कल्पनात्मक भी और राजनीतिक भी। रचना के राजनीतिक होने में शाही यहाँ कोई बुराई नहीं देखते, बल्कि स्वीकार करते हैं कि इससे काव्य में अर्थ और लय की गूंज अनुगूंज की संभावना बहुत बढ़ जाती है। शमशेर को जिस तरह से देखते हैं उसकी चर्चा मतलब बहुत आरोप लगता है कि जिस तरह लीला और वैष्णव भावना उन्होंने घटित किया है, लेकिन जायसी के साथ वो किस तरह से पक्षपात करते हैं कि जायसी में धर्म, पुराण और यहाँ तक कि तत्कालीन इतिहास को भी मुहावरों से अधिक
शाही अहमियत नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके लिए जैसी तो आंतरिक सत्य का उद्घाटन करने वाले कवि हैं। वह इतिहास और यथार्थ की जगह इतिहास लोक और धर्म पौराणिकता व मिथक की जगह सिंहल लोक की परिकल्पनाएं देते हैं। बस शाही के साथ ही मलेर ने कभी कहा था कि शाही की आलोचना का आकाश खंडित है। मैं वहां नहीं जाऊंगा। शाही कल जिगर मुरादाबादी का शेर उद्धृत किया था शायद पंकज जी ने। मैं शाही की पंक्तियों से अपनी बात खत्म करूंगा। शाही कहते हैं, यह अजब खामोश धड़कन है किसी आवाज की, शून्य में भी जो नई आवाज रचती ही गई, जिस कदर लिखता गया उठते गए अनगिन सवाल, लाख सुलझाता गया बुद्धि उलझती ही गई। बहुत बहुत धन्यवाद।